हेलो फ्रेंड्स, मैं मन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 का पार्ट 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इंक्लूड करता है इकोनॉमिकल और सोशल वेलबींग को, और साथ ही हमारे पास हेल्थ, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सभी से रिलेटेड, मतलब जॉब से रिलेटेड, डेवलपमेंट जो आप कर रहे हैं, आपने आसपास आपने हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो सबको इक्वल मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। और आपके पास पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो हैं वो भी सबके पास इक्वल होने चाहिए। ठीक है, 1980 से जो डेवलपमेंट है ये बहुत पॉपुलर हो गया है। ठीक है, अब हर जगह यही बात होती है कि डेवलपमेंट कौन सी कंट्री ज़्यादा कर रही है और कौन सी कम कर रही है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी नहीं है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो 1960s में वर्ड सबसे पहले आया, जबकि ये पॉपुलर हुआ 1987 में। अब ये पॉपुलर कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने एस्टैब्लिश करा था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और आगे कुछ डेवलप करने के लिए इन्होंने ये डेवलप करा था एक कमीशन, जिसे हेड करा गया था नॉर्वेगिया के प्राइम मिनिस्टर ने, जिसका नाम था ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। और इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसका नाम रखा गया ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, और उन्होंने हेडिंग दी इसकी आर कॉमन फ्यूचर, मतलब हम सभी का कॉमन फ्यूचर। ठीक है, 1987 में इसको पब्लिश किया गया। अब इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बताया गया कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड्स को भी कंप्रोमाइज़ ना कर रहा हो और फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स को भी कंप्रोमाइज़ ना कर रहा हो, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको भी अच्छे से यूटिलाइज कर सके। ऐसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोलॉजिकल केयर भी देखता है, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड केयर भी देखता है, सोशल केयर भी देखता है, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी देखता है। ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से मतलब है कि कोई भी हमारे पास चीज़ है, मान लीजिए कोई फॉसिल फ्यूल है, तो हम उसे इतना ज़्यादा यूज़ ना कर दें कि हमारी जनरेशन्स आने वाली उसको देख ही ना पाए। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, इन सब को लेकर। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो जनरेशन्स हैं उनको हमारे बारे में और हमारे रिसोर्सेज के बारे में पता चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक केस स्टडी स्टार्ट करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। तो आइए देखते हैं। इस केस स्टडी है इंदिरा गांधी कैनाल की या नहर कमांड एरिया की। ठीक है, और हम देखेंगे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल, जिसे राजस्थान कैनाल भी कहा जाता है, ये बहुत बड़े कैनाल सिस्टम में से एक है। ठीक है, जिसे स्टार्ट करा था कंवर सेन ने, जो कि राजा थे वहाँ के। 1948 में इन्होंने स्टार्ट करा था, और कैनाल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 31 मार्च 1958 में। ये कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो हरीके बैराज से स्टार्ट होता है पंजाब में, और पैरेलल चलता है पाकिस्तान बॉर्डर के, मतलब साथ साथ चलता है पाकिस्तान बॉर्डर के कुछ ऐसे। और जो थार डेजर्ट है हमारे राजस्थान में उससे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जो टोटल प्लान्ड लेंथ है इस सिस्टम का वो 9060 किलोमीटर है, और ये कैनाल सिस्टम 19.63 लाख हेक्टेयर्स एरिया को पानी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस टोटल कमांड एरिया में से जो 70% है वो फ्लो सिस्टम से करा जाता है और 30% लिफ्ट सिस्टम से। इनके बारे में हम आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे। आगे देखते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो भी इसी स्टेजेस के अकॉर्डिंग करा जाता है, मतलब फ्लो सिस्टम के लिए अलग कंस्ट्रक्शन होगा और लिफ्ट सिस्टम के लिए अलग कंस्ट्रक्शन होगा। जो कमांड एरिया है स्टेज फर्स्ट की, मतलब जहाँ पर स्टेज फर्स्ट जो है हमारा, उसे जो पानी प्रोवाइड करवाता है वो गंगानगर में, हनुमानगढ़ में और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसके यहाँ पर अंडरलेटिंग टोपोग्राफी है, मतलब रिग्ड टोपोग्राफी, अलग अलग टोपोग्राफी है, और कल्चरेबल कमांड एरिया इसके अंदर 5.53 लाख हेक्टेयर्स है। ठीक है, जो कमांड एरिया स्टेज सेकंड का है वो बीकानेर में फैला हुआ है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, नागपुर में और चुरू डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जिसने 14.10 लाख या 10 लाख हेक्टेयर कवर कर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिफ्ट कैनाल क्या होता है ये पढ़ते हैं। लिफ्ट कैनाल में वाटर को लिफ्ट करा जाता है, मतलब उठाया जाता है और फिर उसे फ्लो करा जाता है। मान लीजिए कि हमारा ये
माउंटेन है, यहाँ पर कोई रिवर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ से पानी उठाएंगे और जिन्हें ज़रूरत होगी हम उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इस एरिया में जो भी गांव बसे होंगे हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसको हम कहते हैं लिफ्ट सिस्टम। जो लिफ्ट कैनाल्स होते हैं इंदिरा गांधी कैनाल के, वो लेफ्ट बैंक पर ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब स्टार्ट हुए हैं लेफ्ट बैंक पर, और सारे जो कैनाल्स हैं राइट बैंक पर वो फ्लो चैनल्स के हैं। ठीक है, फ्लो चैनल्स मतलब यहाँ से जो पानी बह रहा है रेगुलर, और लिफ्ट कैनल यहाँ से, मतलब यहाँ से पानी उठाया और यहाँ पर प्रोवाइड करवाया आपने। इरिगेशन जो स्टेज कमांड एरिया में हो रहा है, फर्स्ट एरिया में, वो 1960s में इंट्रोड्यूस करा गया था, जबकि स्टेज सेकंड का मिड 1980s में। ठीक है, 20 ईयर्स का गैप है। इंट्रोडक्शन जो कैनाल इरिगेशन का था इस ड्राई लैंड में, मतलब राजस्थान के एरिया में, उसने इसकी इकोलॉजी को, इकोनॉमी को और सोसाइटी को एकदम चेंज कर दिया है। इसने इन्वायरमेंटल कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करा है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ के दो पहलू तो होते ही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखते हैं क्या होते हैं। जो अवेलेबिलिटी है सॉइल मॉइस्चर की, मतलब जो सॉइल है उसमें पानी का जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लंबे पीरियड तक रहता है, और इसी से क्या होता है कि हम ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं। ये वाइंड इरोजन को भी कम करता है। ठीक है, इरोजन जो होता है हमारा उसको कम करता है, और सिल्टेशन भी कैनाल सिस्टम में रिड्यूस करता है, मतलब जो अनअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज हैं उनको कम करता है रेगुलर। इंटेंसिव इरीगेशन और एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, दो प्रॉब्लम आ गई हैं, जो कि वाटर लॉगिंग की है और सॉइल सैलिनिटी की है। वाटर लॉगिंग से मतलब है कि हमेशा पानी भरा ही रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो कभी भी ये पानी ख़त्म ही नहीं होता है। और कैनाल इरिगेशन का इंट्रोडक्शन से एक और ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में। मतलब जितना हम एग्रीकल्चर से पहला पैसे कमाते थे इन एरिया में, अब उससे वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। तो कैनाल इरिगेशन की स्प्रेड होने की वजह से, मतलब फैलने की वजह से क्या हुआ, कल्टीवेटेड एरिया बढ़ा है और इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग भी बढ़ी है, मतलब लोग क्रॉप ज़्यादा उगाने लग गए हैं। इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से वीट, कॉटन, ग्राउंडनट और राइस उगाने लग गए हैं यहाँ के लोग, जो पहले सिर्फ वाटर ड्राई क्रॉप्स उगाते थे। ठीक है, जिसमें पानी की मात्रा सबसे कम यूज़ होती थी, पहले वो उगाते थे। अब ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाने लग गए हैं। अब यही इंटेंसिव इरिगेशन जो है इनिशियली इंक्रीज कर देती है एग्रीकल्चरल में और लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। ये वाटर लॉगिंग भी होती है इसी की वजह से, सॉइल सॉलिडिटी भी चलती है, और इसी ने सस्टेनेबिलिटी जो है एग्रीकल्चर की वो थोड़ी सी ये डिफेक्ट कर रही है। मतलब आपके पास अगर वाटर लॉगिंग है और सॉइल सैलिनिटी हो रही है तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। ठीक है, ये इसके एक डीमेरिट में से एक है। जो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की, वो बहुत सारे स्कॉलर्स उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये ज़्यादा डिफेक्ट ही कर रही है हमारे अर्थ पर, ये ऐसा कहे जा रहे हैं बहुत सारे स्कॉलर्स। अब हम देखते हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करा जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। वाटर को मैनेज करने के लिए स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करिए, लॉज को एकदम बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसने जोर डाला प्रोटेक्टिव इरीगेशन को स्टेज फर्स्ट पे। ठीक है, मतलब आपको इरिगेशन करना है तो बचा बचा के करिए थोड़ा सा, और वहीं पर स्टेज सेकंड में क्या हुआ कि एक्सटेंसिव इरिगेशन पर जोर डाला गया, क्रॉप्स के लिए और पास्चर डेवलपमेंट के लिए। स्टेज फर्स्ट में आप पानी रोक कर काम करिए, और स्टेज सेकंड में आप पानी बहुत अच्छे से उपयोग करिए। ठीक है, क्रॉप को और पास्चर को डेवलप करने के लिए। नॉर्मल हम बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, पीपल को इनकरेज करना चाहिए कि हम प्लांटेशन क्रॉप्स उगाएं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे फ्रूट्स या ऐसे क्रॉप्स जिनकी वजह से हमारे पास मनी ज़्यादा आए और जो वाटर है वो भी कम यूज़ हो। ठीक है, थर्ड देखिए कि कैड प्रोग्राम, जैसे कि वाटर कोर्सेज को लाइन कर देना, लैंड डेवलपमेंट करना, लेवलिंग करना। ठीक है, सारे एरिया को एक जैसा लेवल करना, और वाराबंदी सिस्टम, मतलब चारों तरफ से उसको घेर देना अपने एरिया को, वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे लॉस ना हो वाटर का। ठीक है, एकदम इम्प्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। जो एरियाज अफेक्टेड हैं वाटर लॉगिंग से और सॉइल सैलिनिटी से, उन्हें कम करना चाहिए। ठीक है, मतलब जहाँ पर अभी भी वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ से पानी हटाया जाए, उसके वापस उसमें फर्टाइल करने के लिए कुछ उपयोग करा जाए। और इको डेवलपमेंट जो हो रहा है,
एफॉरेस्टेशन से, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन से और पास्चर डेवलपमेंट से, वो नेसेसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर्टिकुलरली स्टेज सेकंड के इन्वायरमेंट में। ठीक है, क्योंकि स्टेज सेकंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हमने देखा कि यूज़ कर रहे हैं वाटर का, अब उसकी वजह से सॉइल सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग दोनों वहाँ पर बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए हमको एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए, पास्चर को डेवलप करना चाहिए, मतलब ऐसे खेत डेवलप करने चाहिए जहाँ पर कोई हमारे जो कैटल्स हैं वो जाके चर सकें या घास खा सकें। ठीक है, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सोशल सस्टेनेबिलिटी है इस रीजन की, वो अचीव करी जाएगी तभी जब लैंड एलोटीज़ को पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो हैं उनको एडिक्वेट फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिले कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए। इसका मतलब है सोशल सस्टेनेबिलिटी से मतलब है कि सब सोशल जो हमारी सोसाइटी है उसमें सब इक्वल कब होंगे, जो भी जिन्होंने लैंड दिया है इस कैनाल को बनाने के लिए, और जो पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जितनी उनकी ज़रूरत है उतना उन्हें फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलना ही चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी तभी अचीव नहीं होगी सिर्फ आप डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करते रहें या एनिमल हस्बेंड्री करें। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर को और उसके साथ की जितनी एक्टिविटीज़ हैं सबको एक साथ डेवलप होना पड़ेगा, सभी इकोनॉमी के सेक्टर्स के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो डाइवर्सिफिकेशन होगा इकोनॉमिक बेस में, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है वो इंक्रीज होगी और फंक्शनल लिंकेज एस्टेब्लिश होगा किस किस के बीच में, बेसिक विलेजेस के बीच में, एग्रो सर्विस सेंटर के बीच में और मार्केट सेंटर के बीच में। ठीक है, मतलब तीनों आपस में एक साथ जुड़ेंगे, जो लोग हैं वो ज़्यादा यूनाइटेड होंगे। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।